एमडी कैट बायोलॉजी में आज का हमारा लेक्चर किंगडम मोनेरा पे होगा, या किंगडम मोनेरा जो है इसको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा क्लासिफिकेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नेम्स हैं साइंटिस्ट के, और उनको आपने लाजमी याद करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको क्लासीफाई किस तरह से किया है। और क्लासिफिकेशन में मैं साइंटिस्ट के नेम्स और साथ उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बताता रहता हूँ, और आपने इसमें इसको याद कर लेना है। सबसे पहला साइंटिस्ट, और वो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन जो दी शुरू में वो लीनियस ने दी। और सबसे पहले 1758 के अंदर लीनियस ने दो किंगडम्स दिए, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और इन दो किंगडम में एक आप जानते हैं कि इसने किंगडम एनिमेलिया, और दूसरा किंगडम जो है इसमें किंगडम प्लांटी के बारे में बताया। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे तमाम को उसने दो किंगडम में रख दिया, एनिमेलिया और प्लांटी। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आपने यहाँ याद रखना है, वो है हैकल। और हैकल जो है, इसकी अगर हम डेट की बात करें 1866, इसने 1866 के अंदर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। और थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर इसने जो ऐड किया किंगडम, सावजर एनिमेलिया तो पहले ही था, वो एज इट इज वैसे ही रहा। प्लांटी भी एज इट इज वैसे ही रहा। उसने कहा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सेपरेट किंगडम में रखा जाए, और इसने एक सेपरेट किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा बना दिया। तो इसने थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट जो आपने याद रखना है वो है चैतन। ई चैतन इसका पूरा नाम है। 1925 में इसने एक्चुअली क्लासिफिकेशन में दो अंपायर्स बताए, इनको अंपायर्स कहते हैं। और इनके दो अंपायर्स में एक इसने प्रो क्रियोटी या प्रोक्रियोटा, और दूसरा इसने दिया यूकैरियोट। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा दो इंपायर्स हैं, वो किसने दिए, किसने इसको सजेस्ट किया। वो था ई चेतन। तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आपने जो साइंटिस्ट याद रखना है वो है कूपलैंड, और बनेगा 1938। 1938 में इसने फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी। फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और इस फोर किंगडम में आप जानते हैं कि उसने ऐड क्या किया, इसने नया किंगडम जो है वो मोनर ऐड किया। क्योंकि पहले जो प्रोकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रखा गया था, लेकिन बाद में उसको सेपरेट कर दिया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा वैसे ही रहा। इसी तरह से एनिमेलिया एज इट इज, और चौथा जो है वो उसी तरह से प्लांटिया जी। तो इसने चार किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद पांचवें नंबर पे जिस साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है वो है रॉबर्ट विटेकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट विटेकर, ईयर 1969। और इसने जो आज क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। और फाइव किंगडम सिस्टम में अब आप जानते हैं कि कौन कौन से पांच बन गए। प्लंटी एज इट इज, एनिमेलिया भी उसी तरह से, प्रोटिस्टा भी वैसे ही, मोनेरा भी ऑलरेडी बन गया। तो पांचवा किंगडम जो है फिर वो नया ऐड जो हुआ वो बन जाए। तो ये रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में। अब उसके बाद छह किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो कि इतना कॉमन नहीं हुआ, उसकी जगह एक और साइंटिस्ट ने वहां पर एडिशन की। उसको भी आपने याद रखना है। सिक्स नंबर पर वो है वोइस। वोइस ने 1990 में, 1990 में इसने एक और चेंज की, और इसने थ्री डोमेन्स के बारे में बताया। थ्री डोमेन्स। और वो तीन डोमेन्स हैं वो कौन कौन सी। इसने कहा एक डोमेन जो है वो दिया, ये है एंशियंट। और ये जो बैक्टीरिया थे जिसको यू बैक्टीरिया उसने बाद में कहा विच आर द ट्रू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा कि छह किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दी, उन्होंने भी यही कहा था कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया दोनों को रखा हुआ है, तो इनको अलग अलग होना चाहिए। तो जिस वजह से फिर थ्री डोमेन्स बना दी। अब उसके बाद आ गया यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर
फर्दर सारे के सारे यूकैरियोट्स आ गए, इसमें आ गए यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में आप जानते हैं कि प्लांटी भी इसके अंदर आ गया, इसी तरह इसके अंदर एनिमल्स भी इसमें आ गए, प्रोटिस्ट भी इसमें आ गए, और फंजाई भी इसके अंदर आ गए। तो ये सब को उसने यूकेरिया के अंदर रख दिया। तो ये सबसे लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो वॉइस ने 1990 के अंदर दी। तो एक तो सवाल यहाँ आपने ये जो क्लासिफिकेशन का है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया या फाइलोजेनी पे, हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इसकी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे यहाँ से सवाल आ सकता है कि बैक्टीरिया कब ओरिजिनेट हुए। आप जानते हैं कि एक आपने टर्म पढ़नी है, हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट, तो इसके मुताबिक उन्होंने बताया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर ओरिजिनेट हुई, और शुरू के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन के अंदर रह रहे थे। और जो ओरिजिन हुआ, स्पेशली अगर मैं ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया की बात करूं, तो ये डेट बनती है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक तो आपने ये डेट जो है वो याद रखनी है। और ये जो शुरू की लाइफ बनी थी जिसे मैंने हाइड्रोथर्मल वेंट कहा, ये लाइट लाइफ जो थी ये एक जस्ट लाइक ए मैट के कुछ सेंटीमीटर थिक जो है वो मैट बना, और बाद में ये फिर एक्सटिंक्ट हो गया, और उसके लिए वर्ड जो है वो यूज होता है एक स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये सिंपली अगर इसके बारे में आ जाए कि एंशियंट फॉसिल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स के फॉसिल्स जो है वो बने वो स्ट्रोमेटोलाइट्स थे। जस्ट एक टर्म है जो कि आपने याद रखनी है। अब ओरिजिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट की बात यहाँ पर आती है, और वो भी आपने याद रखनी है। और साइंटिस्ट का नाम है लिन मॉर्गुलस। इसने एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया गया, एंड दैट हाइपोथेसिस इज एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। और इसके अंदर उन्होंने बताया एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स और से यूकैरियोट्स कैसे बने, इसके अंदर बताया। तो ये भी एक रेलिवेंट पॉइंट है अगर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। लेकिन एवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर हम इसमें डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो ये इसमें कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो आपने यहाँ याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्लासिफिकेशन के बिल्कुल शुरू में इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसमें डिस्क्राइब कर दिया। अब हम स्पेसिफिकली अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह के हैं और उनमें क्या क्या वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया में साइज एंड शेप की बात करेंगे। ये हमारे पास एक मेन टॉपिक है, साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके साइज पे। साइज, तो साइज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी रेंज क्या है। अगर एक सिंगल डायमेंशन के अंदर देखें तो 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर तक जो है ये इनकी एक रेंज आपको मिलेगी। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं। सबसे स्मॉल साइज बैक्टीरिया के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, और इनका साइज नैनोमीटर के अंदर होता है, 100 टू 200 नैनोमीटर। और यही वो बैक्टीरिया भी हैं जिसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, देयर इज नो सेल वॉल। तो ये इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कौन सी है। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो हमारे पास कुछ एवरेज साइज बैक्टीरिया भी हैं जो कि सबसे ज्यादा कॉमन भी हैं, और वो एवरेज साइज बैक्टीरिया हैं इकोलाई, एक्सक्रीशिया कोलाई। अगर इसका आप साइज देखेंगे तो इसके साइज में इसकी जो आपको विड्थ मिलेगी वो 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर होगी, और जो उसकी लेंथ मिलेगी वो आपको मिलेगी 2 टू 6 माइक्रोमीटर।
ये एक एवरेज साइज बैक्टीरिया आपको मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल आ सकता है लार्ज साइज बैक्टीरिया। तो लार्ज साइज बैक्टीरिया के अंदर आपने याद रखना है स्पाइरोकीट्स, ये लार्ज साइज बैक्टीरिया। और इसके अंदर अगर इसका साइज देखें तो दैट कुड बी अबाउट 500 माइक्रोमीटर। ये इसके अंदर इसकी आपको लेंथ मिलेगी, जो कि एक बड़े साइज की बैक्टीरिया। उसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूज साइज बैक्टीरिया। ये भी सवाल आ सकता है कि ह्यूज साइज बैक्टीरिया कौन से हैं जिनका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है। और इनमें हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज द जुलोपिस्कियम फिशल्सन। इनका जो साइज है वो हमें विड्थ जो उसकी मिलेगी वो अबाउट 80 माइक्रोमीटर मिलेगी, या आप थिक कह सकते हैं। और जो इसकी लेंथ मिलेगी वो तकरीबन 800, सॉरी 800 कह रहा हूँ, 600 माइक्रोमीटर, क्योंकि 600 मैक्सिमम साइज हमने इसके अंदर बताया है। और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूज साइज हैं, जो कि हमें विदाउट माइक्रोस्कोप भी नजर आ सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप। और इसका साइज जो होता है वो एक प्रिंटेड हाइफन जितना साइज होता है। हाइफन ऐसे आप लगाते हैं सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को, तो उतना इसका साइज होता है। तो ये आपको इसमें जो साइज है बैक्टीरिया का और उसमें रेंज क्या क्या है ये पूछी जा सकती है। फिर इसी तरह से एक और बैक्टीरिया जो कि कॉमन है, उनका मैं यहाँ पे साइज लिख देता हूँ, और वो है स्टेफेलोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया आपको जो मिलते हैं, इनका साइज रेंज जो है वो 0.75 माइक्रोमीटर टू 1.25 माइक्रोमीटर। तो ये भी आ सकता है कि इनकी साइज रेंज आपको कहाँ कहाँ तक मिलती है। तो एक तो आपने इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया की शेप्स कौन कौन सी? शेप्स में हमारे पास इसकी 3 बेसिक शेप हैं, 3 बेसिक। तो अगर तो हम बेसिक पे बात करेंगे तो इसमें एक जो है वो, उसको हम कहते हैं कोकाई शेप्ड। कोकाई जो है दैट इज द राउंड। और दूसरी जो है वो है बेसिलाई शेप्ड, बेसिलाई इज रॉड। और तीसरी जो बेसिक शेप है वो स्पाइरल शेप, या इट्स लाइक हेलिकल या स्पाइरल, दोनों एक ही वर्ड है। तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब ये तो वो बेसिक है, लेकिन इसके अलावा भी वैरायटी ऑफ शेप बैक्टीरिया के अंदर होती हैं जो कि चेंज भी करते रहते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर शेप में बहुत ज्यादा चेंज आती है, और उसके लिए वर्ड लिखते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ शेप हो सकती हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके अंदर प्लियोमॉर्फिक शेप आती है। और ये हेलिक्स शेप में मिलता है, स्फेरिकल शेप में मिलता है। दोनों शेप के अंदर आपको जो है वो मिल सकता है, हेलिक्स में भी है और स्पाइरल शेप में भी है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ भी चुका है, कि बताएं प्लियोमॉर्फिक शेप किसके अंदर होती है, यानी कि चेंजेस आ सकती हैं बैक्टीरिया की शेप के अंदर। उसके बाद हम इसमें जो बेसिक शेप्स हैं उस पे आ जाते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको इसमें अंदाजा हो जाए कि शेप्स किस तरह की हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ कोकाई बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। अब कोकाई के अंदर एक शेप ये है कि ये ऐसे राउंड फॉर्म में आपको मिलते हैं, ये ये राउंड। और समटाइम ये होता है कि ये पेयर बना के रहते हैं ऐसे। जब पेयर बना के रहते हैं तो इसको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई। और समटाइम ये होता है कि इनमें एक चेन बनी होती है, और अगर चेन बनी हुई है तो इसको हम कहते हैं स्टेप्टोकोकाई। लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी है कि ये जो अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज्ड ओवर सिंगल डायमेंशन।
ये एक ही डायमेंशन के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं यहाँ पर दोनों। लेकिन उसके अलावा भी इसके अंदर कुछ शेप्स हैं, जैसे चार बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेट्राड। अब इसके अंदर डायमेंशन दो हो गई, इधर को और इधर को। तो टेट्राड जो होते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि टू डायमेंशन जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह समटाइम पैकेट ऑफ 8 होता है। अब टेट्राड में तो दो आपको डायमेंशन मिल गए, लेकिन ये 8 के पैकेट के अंदर भी हो सकते हैं, और इसके लिए हम वर्ड जो है वो यूज करते हैं सार्सिना। और सार्सिना के अंदर 3 प्लेन ऑफ डिवीजन आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी ऐसे भी अरेंज हैं, ऐसे भी अरेंज हैं, और ऐसे भी अरेंज। इस तरह से इनके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये रैंडम प्लेन्स के अंदर भी होते हैं। रैंडम प्लेन में किस तरह से, इरेगुलरली लाइक द क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेफलोकोकस। अब स्टेफलोकोकस में जैसे बताया कि ये अगर इरेगुलर है या रैंडम प्लेन में है, तो उस वक्त इसको हम स्टेफलोकोकस वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट जो आपको यहाँ पर कॉकस शेप बैक्टीरिया मिल रहे हैं, इनको आपने याद रखना है। अब इसमें डिफरेंट शेप्स जो हैं, साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें कौन सी एग्जाम्पल कौन कौन सी। मिसाल के तौर पर जो अब डिप्लोकोकस है, डिप्लोकोकस में आपको जो एग्जांपल मिलेगी, वो नाम ही उसका डिप्लो से शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस नमूनियाई। डिप्लोकोकस नमूनिया ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये डिप्लोकोकस वाली शेप होती है। अब उसके बाद है स्टेप्टोकोकस। अब स्टेप्टोकोकस के अंदर भी अगर एग्जांपल आपसे पूछी जाए, इसके अंदर आपको एग्जांपल मिलेगी स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स। ये इसकी एग्जांपल है स्टेप्टोकोकस के अंदर। ठीक है, और ये भी एक जो मैं कॉमन है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। इसी तरह से आपको जो सार्सिना होता है, इसकी भी एक कॉमन एग्जांपल है। सार्सिना में इसका नाम ही स्टार्ट होता है सार्सिना से। सार्सिना वेंट्रिकुलाई, ये आपको सार्सिना फॉर्म। स्टेफलोकोकस, स्टेफलोकोकस जो है इसकी भी एक बहुत कॉमन है, और वो है स्टेफलोकोकस ऑरियस। ये इसके अंदर जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये कॉमन शेप जिनके अंदर आपको कॉकस शेप बैक्टीरिया में मिलते हैं। इसके अलावा एक मैं एग्जांपल और इसमें लिख देता हूँ, वो भी जरा कॉमन है, और वो है नाइसीरिया मेनिंजिडाइटिस। ये ब्रेन के अंदर एक डिजीज कॉज करता है। इसके अंदर भी आपको कोकस शेप्ड बैक्टीरिया ही मिलते हैं। तो अब ये एग्जांपल आपने याद रखनी है कि किस किस के अंदर कोकस शेप्ड बैक्टीरिया है। कुछ तो बड़े कॉमन है और सवाल ज्यादातर कॉमन का ही आता है, जैसे बैसिलस में, सॉरी डिप्लोकोकस नमूनियाई में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है या ऑरियस है, ये इनके अंदर ज्यादा कॉमन है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली जो शेप है वो है बेसिलाई शेप। जैसे मैंने आपको बेसिलाई में बताया कि ये रॉड शेप होंगे, और आप उसको देख के ही पहचान लेंगे कि रॉड शेप कौन से हैं और राउंड कौन से होते हैं। रॉड शेप हमें कुछ इस तरह से मिलती है, ये लाइक दिस इज द बेसिलस, ये बेसिलस। ठीक है, अब इसी तरह से बेसिलस में अगर तो दो आपस में अटैच हैं लाइक दिस, तो इसको हम डिप्लो बेसिलस कहते हैं। डिप्लो बेसिलस यानी कि दो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। इसी तरह से एक चेन भी हो सकती है इनकी, लाइक दिस। इसको उसी तरह से वर्ड स्टेप्टो यूज होगा, स्टेप्टो बेसिलस। लेकिन यहां याद रखना है कि जो बेसिलस की शेप होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन के अंदर ही मौजूद होते हैं, यानी ये ऐसे और ये। अगर इसके अंदर आप डबल दो प्लेन में जाएंगे वो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिप्लो को ऐसे लिख देता हूं, ये, सो ये वाली जो है वो रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं। तो डिप्लो जो है वो ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये टू प्लेन्स के अंदर आ गए, एक ऐसे अरेंज है और एक ऐसे अरेंज है। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है
और आपने इसमें याद रखना है। अब इसमें जो बहुत कॉमन एग्जांपल हैं वो कौन सी, जो कॉमन एग्जांपल है आपने याद वही रखनी है। तो बेसिलस शेप हमें किसमें मिलती है, एक बहुत कॉमन है इकोलाई, एक्सक्रेशिया कोलाई, इसमें बेसिलस शेप है। फिर इसी तरह से एक बहुत कॉमन जो है वो है सुडोमोनास, ये भी कॉमन है, ये भी आपने याद रखने। इसी तरह से एक है बेसिलस सब्टिलस, ये भी आपको बेसिलस की फॉर्म में मिलेगी। इसी तरह से एक मैं और लिख देता हूं तो आगे कुछ एग्जांपल जो ज्यादा कॉमन है वो आपको मिल जाए। इसमें एक है बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रॉक्स कोज करने वाली है, वो भी इसी के अंदर आते हैं, एंथ्रोसिस। ओके। अब जो सॉल्मोनिला है, एक आपने ये पढ़ा हुआ, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ये भी इसी के अंदर आते हैं, सॉल्मोनिला टाइफी, ये टाइफाइड भी कॉज करते हैं, और सॉल्मोनेला की एक फॉर्म जो है वो कॉज करती है फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग से अगर हम लें मजीद तो एक और इसी के अंदर आ जाएगा जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम, ये भी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसके अंदर भी रॉड शेप ही प्रेजेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने जो पेपर के अंदर आपके आ सकती हैं वो लिख दी हैं, और यही आपने याद रखनी है, इन सब के अंदर रॉड शेप प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइरल शेप के अंदर। स्पाइरल शेप में आपको हेलिकल या स्पाइरल फॉर्म के अंदर मिलते हैं, और इसमें हमारे पास एक तो ऐसे लाइक दिस, इसको हम कहते हैं विब्रियो, ये आपको कॉमा शेप बैक्टीरिया मिलते हैं, एक ये शेप है। इसी तरह से एक शेप जो मिलती है वो हमें ऐसे, ये दैट इज कॉल्ड द स्पाइरोकीट्स, और एक जरा हमें थिक मिलते हैं ऐसे, इनको कहते हैं स्पाइरिलम। अब दोनों में फर्क ही होता है कि जो स्पाइरोकीट्स होते हैं ये थिन एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो स्पाइरिलम होते हैं ये थिक होते हैं और रिजिड होते हैं, ये इसमें आपको फर्क मिलेगा। अच्छा, अब इसमें आ जाती है एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इनको लाजमी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एग्जाम्पल वो जो ज्यादातर आपकी बुक के अंदर कहीं ना कहीं यूज हुई हुई हैं। अब मिसाल के तौर पर एक इसमें आ जाता है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, ये भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपको हेलिकल शेप में मिलते हैं, या हेलिकल शेप है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लियोमॉर्फिक फॉर्म के अंदर भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। ओके, इसके अलावा जो यहाँ फर्दर एग्जांपल है वो है विब्रियो कॉलरा, ये हैजा जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया। इसी तरह से एक एग्जांपल है हाइफोमाइक्रोबियम, इसमें भी स्पाइरल शेप्ड होती है। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके अंदर भी आपको स्पाइरल शेप मिलते हैं। और इसी तरह से ट्रेपोनीमा प्लेडियम, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करते हैं, इनके अंदर भी आपको यही शेप जो है वो मिलती है। तो इस तरह से आपने इनकी जो स्पाइरल शेप्ड हैं ये भी आपने इसमें लर्न कर लेनी है। तो शेप्स में से ये सवाल पेपर के अंदर अगर आ जाए एग्जाम्पल से, तो आपने इनको अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स पे। अब यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आ सकते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर जो है वो उसमें कौन कौन से। अब देखिए, स्ट्रक्चर दो तरह के हैं। एक हम बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर देखते हैं उनको हम इनवेरिएबल कहते हैं, इनवेरिएबल स्ट्रक्चर। और दूसरे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि वेरिएबल्स हैं। तो इन दोनों को हमने पढ़ना है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इनवेरिएबल वो होंगे जो तमाम बैक्टीरिया के अंदर होंगे, ऑल बैक्टीरिया, वो तो इनवेरिएबल है। और वेरिएबल जो होते हैं वो वेरी करेंगे, तमाम बैक्टीरिया में नहीं होंगे।
किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो इस तरह से उनके अंदर वेरिएशन आएगी। अब कौन कौन से इनवेरिएबल स्ट्रक्चर हैं उसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है। एक सेल मेम्ब्रेन, ये इनवेरिएबल स्ट्रक्चर है, यानी तमाम के अंदर प्रेजेंट होगी। इसी तरह से साइटोप्लाज्म जो है ये भी इनवेरिएबल स्ट्रक्चर है। फिर आपको जो राइबोसोम मिलता है ये भी इनवेरिएबल स्ट्रक्चर है। फिर एक है न्यूक्लियोइड, ये भी आपको इनवेरिएबल स्ट्रक्चर मिलता है, यानी तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिख देंगे कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल भी तकरीबन सब के अंदर ही होती है सवाए माइकोप्लाज्मा के। इसके अलावा बाकी सब के अंदर आपको सेल वॉल मिलती है, तो इसकी एक एक्सेप्शनल केस आपको मिलेगा। लेकिन जो वेरिएबल स्ट्रक्चर है उसमें फ्लैजेला है, इसी तरह से पिल्लाए है, फिर फिम्ब्रॉय है, ये सारे हमने इनको एक एक करके देखना है। फिर प्लाज्मिड है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। फिर स्पोर्स हैं, किसी में बनेंगे किसी में नहीं बनेंगे। फिर सिस्ट हैं, फिर इसके अलावा स्लाइम है, फिर इसमें कैप्सूल है, और इसी तरह से ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जो है वो वेरी करेंगे, तो इसको भी आपने इसमें याद रखना है। अब बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरिया में कुछ जो है वो अपेंडेजेस भी होती हैं, इन्हीं में से हमने उनको देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैक्टीरियल अपेंडेजेस। बैक्टीरियल अपेंडेजेस, अपेंडेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोजेक्ट करे मेन बॉडी से, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेन बॉडी, या जिसको आप सिंपल वर्ड के अंदर आउटग्रोथ्स भी कहते हैं। कोई इमर्ज कर रहा है स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड हम उसको आउटग्रोथ्स कह सकते हैं, उनको बैक्टीरियल अपेंडेजेस कहते हैं। बैक्टीरियल अपेंडेजेस में एक हमारे पास फ्लैजेला, ये बहुत कॉमन है। और दूसरा जो इसमें से अपेंडेज है वो पिल्लाए, या पिल्लाए के लिए एक और टाइप भी होती है, उसको फिम्ब्रॉय कहते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है, और हम इसमें थोड़ा सा इसमें कंपेयर करेंगे कि क्या इनमें फर्क होता है। तो इनमें एक तो इनकी अपेयरेंस का थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप अपेयरेंस को देखते हैं तो जो फ्लैजेला है ये थिन होता है, ये लॉन्ग होता है थोड़ा सा। इसमें आप ये देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ये फ्लेक्सिबल भी है, और ये हेलिकल होता है। लेकिन जब आप पिल्लाई को देखते हैं तो ये थिक होते हैं, थिन नहीं होते। ये शॉर्ट होते हैं, ये रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते बल्कि रिजिड फॉर्म के अंदर आपको मिलते हैं। और ये हॉलो हैं, और ये नॉन हेलिकल होते हैं। ये इसके अंदर अपीयरेंस का फर्क आ गया। अब हम देखेंगे कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो जो फ्लैजेला होते हैं दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल बॉडीज, ये स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वहां से फिर ये ओरिजिनेट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और सेल वॉल से निकल के बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर इनकी अपीयरेंस जो है वो आपको मिलती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ इसको ड्रॉ करूँ कि ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है, अब ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ आपको इसकी सेल वॉल मिलती है, लाइक दिस इज द सेल वॉल, जो कि ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर यहाँ सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आपको वो जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने कहा बेसल बॉडी, वहां पर ये होगा। और ये फ्लैजेला जो है यहाँ से इस तरह से राइज होगा, लाइक दिस इज द फ्लैजेला, जो कि सेल मेम्ब्रेन में से भी गुजरेगा, सेल वॉल में से गुजर के बाहर आ जाएगा। लेकिन जो पिलाए या फिम्ब्रॉय होते हैं, ये कहाँ से राइज होते हैं? ये सिंपली क्या होते हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन्स की एक्सटेंशन होती है। मिसाल के तौर पे अब ये मैं इसी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये एक बैक्टीरिया है, और इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है उसके बाहर की तरफ। ओके, अब ये जो पिल्लाए फिम्ब्रॉय होते हैं ये इस सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, और इसकी एक्सटेंशंस को कहते हैं, जो कि सेल वॉल में से गुजर के बाहर की तरफ आ जाता है। सो दीज आर द
पिल्लाए और द फेमराई, यानी ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंट दोनों के अंदर आपको ओरिजिन का पता चल गया। उसके बाद इनमें जो कंपोजिशन है इसकी, फ्लैजेला में एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं फ्लैजिलन, जिससे ये बना होता है। अब याद रखना है कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है वो तो फ्लैजिलम से बना होता है, लेकिन हमने आगे चल के यूकैरियोट्स में भी फ्लैजेला देखना है, और बल्कि प्लांट और एनिमल सेल और इसके फर्क है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो वहां पे बात करेंगे। जो यूकैरियोट्स का फ्लैजेला है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, जिसकी वजह से इनके अंदर जो प्रोटीन है वो फ्लैजिलन होती है। और जो पिलाए होते हैं वो जिस प्रोटीन से बनते हैं उसको हम पिलिन प्रोटीन कहते हैं, उसकी प्रोटीन का नाम ही पिलिन प्रोटीन है। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। अब फ्लैजेला कौन से बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन ये जो होते हैं ये बेसिलाई में ज्यादा कॉमन है, और स्पाइरल शेप के अंदर ये ज्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन जो रेयर होते हैं ये कोकाई के अंदर। ये भी सवाल आ सकता है कि अगर कोकाई शेप को आप देखेंगे यानी राउंड के अंदर, ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते। और जो पिल्लाए हैं ये कहाँ पर ज्यादा कॉमन होते हैं, ये कॉमन होते हैं इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया को हमने आगे पढ़ना है, उनके अंदर ये ज्यादा कॉमन है। या हम ये कहेंगे कि ग्राम नेगेटिव जो है इनके अंदर ही एक्चुअली ट्रू पिल्लाए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं पॉजिटिव के अंदर, एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एट द एंड आप देखेंगे इनमें जो फर्क आता है वो फंक्शंस का डिफरेंस है। अब जो फ्लैजेला होते हैं उनका काम मूवमेंट होता है, दे हेल्प इन द मोटिलिटी, या ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। आप जानते हैं इसकी मदद से वो मूवमेंट करते हैं, जिसके लिए आप बैक्टीरिया में स्पेसिफिकली आप एक मूवमेंट की बात करते हैं, कीमोटैक्सिस, एंड दिस कीमोटैक्सिस इज ड्यू टू द फ्लैजेला। लेकिन जो पिलाए हैं इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन दो बैक्टीरिया के दरमियान आगे चल के हमने इसको पढ़ना है, और उसमें हमने देखना है कि ये ऐसे एक की सेल मेम्ब्रेन की अपेंडेज और दूसरे की इसी तरह से आउटग्रोथ निकलती है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। जब ये मिलती हैं तो इसको हम कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहते हैं, दिस कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। अब ये बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के अंदर ये आपको क्रोमेटिन मटेरियल मिल रहा है, दोनों के अंदर सेम है, लेकिन एक चीज का फर्क होता है वो ये कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये थोड़ा सा कॉन्जुगेशन पे बात हो रही है तो इसको सुन लें, यहाँ से अगर सवाल आ जाए तो आपने इसको जो है वो बताना है। और दूसरे में प्लाज्मिड नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला जो बैक्टीरिया इसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव, और ये वाला बैक्टीरिया जो इसको हम कहते हैं एफ नेगेटिव। ठीक है। अब एक में प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड में स्पेसिफिकली कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फर्टिलिटी जीन, या इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं एफ फैक्टर। फर्टिलिटी जीन या एफ फैक्टर वो इसके अंदर है, लाइक दिस, कि वो यहाँ आपको ये फर्टिलिटी जीन, अब ये जीन जो होते हैं रेप्लिकेट करके ये यहाँ से इस बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं, और जब यहाँ से इस बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये भी प्लाज्मिड बना लेता है, ये प्लाज्मिड डेवलप कर लेता है। इसका मतलब ये होगा कॉन्जुगेशन जब होती है उसके बाद जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एफ पॉजिटिव के अंदर। तो एफ पॉजिटिव जो था ये क्या था, ये डोनर था, और एफ नेगेटिव जो था ये क्या था, ये रिसिपिएंट था। तो याद रखना। अब कॉन्जुगेशन, दिस इज कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में ये नहीं होता कि किसी चीज की एक्सचेंज होती है कि एक ने दे दिया दूसरे से ले, नो, बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन होती है उसमें कॉन्जुगेशन एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव के दरमियान होती है, और कॉन्जुगेशन के बाद जो होता है दोनों एफ पॉजिटिव हो जाते हैं। रेप्लिकेशन नहीं होती इसमें, दो के दो ही रहते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फर्टिलिटी जीन होता है प्लाज्मिड में, इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है कि इसमें कुछ बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस होती है, ड्रग रेजिस्टेंस, या इसके अंदर जो है वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होती है, इस वजह से ये बैक्टीरिया को फायदा देता है। तो ये स्पेसिफिकली
जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ये काम करते हैं। और स्पेसिफिकली जो कॉन्जुगेशन करते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेक्स पिलाई। ठीक है, ये सेक्स पिलाई इसके लिए यूज होता है। और एक सिंपली अगर मैं बात करूं, मैं जैसे ऊपर एक वर्ड लिखा है फिम्ब्रॉय, ये हमने यहाँ पे फिम्ब्रॉय लिखा। तो फिम्ब्रॉय जो होते हैं ये ऐसे पिलाए होते हैं जो कि अटैचमेंट देते हैं विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट का भी काम करते हैं। लेकिन अगर सेक्स पिलाए हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली कॉन्जुगेशन के अंदर ही काम करना है। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। और अगर हम फ्लेजेला में आ जाए तो फ्लेजेला में इसमें इसमें कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि फ्लेजेला की बेस पे की गई है। उसमें फ्लेजेला कितने हैं, इनके नंबर कितने हैं, तो उसमें एक टर्म जो होती है यूज होती है ए ट्राइकस। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर कोई फ्लेजेला नहीं होता उसको ए ट्राइकस कहते हैं। फिर एक वर्ड यूज होता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस के अंदर सिंगल फ्लेजेला प्रेजेंट होता है। एक वर्ड यूज होता है लोफोट्राइकस। इसके अंदर एक पूरा गुच्छा होता है एक साइड पर, उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। एक इसमें वर्ड यूज होता है एम्फी। एम्फी का मतलब ही होता है डुअल, दोनों साइड पे। तो इसमें टफ्ट जो होता है वो दोनों साइड पे होता है, इसको लोफो कहते हैं। पांचवा जो इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस। तो पेरीट्राइकस में जो फ्लेजेला होते हैं वो ऑल अराउंड बॉडी होते हैं, उसको पेरीट्राइकस कहते हैं। तो डिफरेंट जो टाइप्स हैं फ्लेजेला की, ये आपने इसके अंदर जो है वो लर्न करनी है। तो ये अपेंडेजेस जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इससे हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें।